क्योंकि मिथिला की कहानी है तो बाढ़ से कोसी के उससे दुर्भिक्ष से बचाता रहता है और महीनों गुजर जाते हैं। एक बार कहीं से जा रहा है साइकिल में तो उसमें मिलता है, अरे बाबा बबुआ तू कहाँ घूम रहा है, तेरा तो एक लिफाफा आया हुआ है और 1.5-2 महीने से मेरे यहाँ है, तू कब मिलेगा। उसने कहा चलो आ जाऊँगा। जाने में उसको 2-4 दिन लग जाते हैं। सोचता क्या आया होगा लिफाफे में, तो लिफाफा लेके आ रहा है और उस पर लिखा है भारत सरकार। वो समझ जाता है इसके अंदर क्या है। सारी जो उम्मीदें उसके पिता ने उसके साथ लगाई थी, उसको वो सिलेक्ट हो गया था। उसको उस लिफाफे के 4 दिन बाद ज्वाइन करना था और यहाँ 1.5-2 महीने गुजर गए। तो उस एक जो लिफाफे के बीच से कहानी निकल रही है, एक युवक की निराशा और आशा की कहानी निकल रही है। उसने कहा अच्छा हुआ ये लिफाफा नहीं है, मैंने खोल देता तो पिताजी ने नौकरी में भेज देना था। अब मैं समाज से, इस मिट्टी से जुड़ा हूँ। मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी थी। मैं उस कहानी में उस काल में मन्नू भंडारी, मालती जोशी, उषा प्रियंवदा, आशा पूर्णा देवी को पढ़ती थी। पन्नालाल पटेल को मैंने उस समय पढ़ा था। उस समय में आशा पूर्णा देवी का प्रथम प्रतिष्ठित, नरेश मेहता का प्रथम प्रतिष्ठित जब छाया हुआ था, उस काल की कहानी थी ये, बहुत अच्छी लगी। उसके बाद धीरे धीरे उनको और जाना और जैसे जैसे उनकी उपन्यास निकलते रहे उनको पढ़ती रही। 2005 में उनकी हसीना मंजिल निकली और उसके बाद भामती पे उनको ज्ञानपीठ मिला और हसीना, परंतु ताज्जुब मैं आप सबसे कह रही हूँ, पता नहीं क्या बात है, हसीना मंजिल की जिक्र नहीं है कहीं। उनकी किताबों के सब के नाम में हसीना मंजिल का जिक्र नहीं है। इसका कारण क्या है ये समझ में नहीं आता। जितनी भी अखबार है, जितनी भी पुस्तकें हैं, उन सारे पुस्तकों में सारे पुस्तकों का नाम है हसीना मंजिल का नाम। संयोग में यही पढ़ते हैं। संयोग में यही पढ़ के आए। अच्छा हाँ नॉमिनेट हुई थी और सूची में आ गई थी और फिर कट गई थी। ये उन्होंने भूमिका लिखा है। अब मुझे समझ में, जब मैंने पूरा उपन्यास दोबारा पढ़ा, अब प्रौढ़ उम्र में, तब तो उस जमाने में पढ़ा था, फिर ये पढ़ा तो मैंने उसको 2-4 बार पढ़ के आई कि कहानी बस असल में क्या है। कहानी 2 मुसलमान लड़कियों की कहानी, हसीना, सकीना, मदीना और उनका बेटा है और उस्मान पति है। कहानी लहरिया सराय की कहानी, एक छोटा सा कस्बा है मिथिला में। दोनों बहनें हैं, मदीना और हसीना, लाख की चूड़ियाँ बेचने का काम करती हैं। घर में लाख की चूड़ियाँ बनाती हैं, उसमें छोटे छोटे नग लगाती हैं और गांव-गांव में जाकर के सुहागन औरतों को ये चूड़ियाँ अपने हाथ से पहनाती हैं। मैं लंबा नहीं करूँगी, आप मुझे आगे और भी आगे कहानी को जो मैं छोड़ूंगी कहानी आपको बताते रहिए। अच्छा है। तो उसके बाद होता क्या है कि जैसे जैसे वो जारी है, समाज की कथाओं को जोड़ते हुए हसीना की कहानी जुड़ती है। हसीना का पति है उस्मान, बेहद प्यार करता है। मैं उसको पेज को निकालूंगी, उसके आंखों पर मर मिटता रहता है। बहुत सुंदर है हसीना, इतनी सुंदर है कि उस काल के जो चित्रकार थे उपेंद्र महारथी, जो पूरे भारतवर्ष में जिनकी चित्र लगे हैं, उन सब की चित्र में जो आंखें हैं वो हसीना की आंखें हैं आज भी। जैसे रवि, जो हमारे यहाँ लक्ष्मी है, राधा है, सरस्वती है, वो रवि वर्मा की है। रवि वर्मा की अपनी प्रेमिका के चित्र हैं वो, वैसे ही उपेंद्र महारथी की जो नायिकाएं हैं उनकी आंखें हसीना की आंखें। उसका पति देखिए, उसको देख के क्या कह रहा है, उफ अजब काया है, उफ अजब कथा है, इसको देखकर घूरे सा सुलग जाता। घूरा मतलब कूड़ा करा। देखिए भाषा क्या लिखी है, उफ अजब कथा है, इसको देखकर घूरे सा सुलग उठता हूँ। मनी मनी सोचा था उस्मान ने, अपनी है यही तो रहेगी जिंदगी में साथ, इसी से परिवार बढ़ेगा, इसी के हाथ का सालन भात खाएगा उस्मान। पर यह है जो गजब सुंदरी, सफेद सेखनी सी गोली उठी है, सफेद सेखनी सी आंखें कैसी चंचल हैं। अब इस वाक्य को सुनिएगा जो कह रहा है वो, जैसे किसी तामचीनी की कटोरी में चेहरा मछली छटपटा रही हो।
बहुत बढ़िया। लोक को पकड़ने की जो कला है, उसकी आंखें वो मृग नहीं से कह सकता हाँ, था, हाँ, हंसनी से कह सकता था, परंतु उसने मछली सी, वो भी सफेद ताम चीनी के बीच में छटपटाती हुई मछली। ये है उषा के बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। उस्मान इधर क्या है, पूर्वी पाकिस्तान बनता है, कहानी उस समय की है। और उस्मान का एक बहनोई कोई जीजा या कोई, वो पूर्वी पाकिस्तान में है। इधर बिहार में मुसलमानों के प्रति विद्रोह तो नहीं, बल्कि लड़ाई झगड़ा सा कोई होता है। वो सोच कहता है अपने हसीना से कि हम यहाँ से चले जाएं, एक समय ऐसा आएगा कि हमको ढूंढ ढूंढ के मारा जाएगा, हम जिंदा नहीं रहेंगे। अब वो क्या कहती है, वो कहती है कि तुम चले जाओ। वो मारता है उसको, ऐसे उसकी बाल पकड़ के ऐसे ऐसे करता है, खून खून हो जाती है। कहती है कि मैं तेरे साथ नहीं जाऊंगी, मैं इस गांव में सुहाग बेचती हूँ, वाह, इसलिए क्या बात। क्या बात है। सुहाग बांटती हूँ। जितनी सुहागने हैं वो मेरे हाथ का ही तो चूड़ा पहनती हैं। गाँव में मैं चली जाऊंगी तो क्या होगा, लहरिया सराय सुनसान हो जाएगा। राय चौधरी जी वहाँ बहुत अमीर हैं, उसके यहाँ वो जाती हैं। वो उस जमाने में बिहार में भी चूड़ा खाया जाता है, हाँ, थोड़ा हाँ, चूड़ा भी लहिया अभी खाया जाता है। वो जब मुरमुरे यहाँ मुरमुरा कहा जाता है, वहाँ लहिया ही हाँ, कहा जाता है। लहिया। क्या अवध, बिहार, ये सब हाँ, सारे जैसे क्षेत्र हैं। कलकत्ता में मूढ़ी खाई जाती है, वही चीज तो उसी वही है। वही है। तो चूड़ा नहीं, चूड़ा अच्छा, मुड़ी की बात। धान का कुटा हाँ, हुआ। मूढ़ी की बात। तो वो चौधरी को भर भर हाथों से चूड़ा पहना रही है और कहती है कि अरे बहू ला, इसका झोली भर दे। वो अपना आंचल ऐसे फैलाती है, जितना उसके आंचल में चूड़ा आ सकता है वो भर जाता है। ये लोग है जहाँ पर हिंदू और मुसलमान के बीच में कोई अंतर नहीं है। वो उस्मान के साथ नहीं जाती है और घर घर चूड़ा बेचती है और चूड़ियाँ बेचती है। लाख की चूड़ी के लिए कई शब्द उसने दिया है। लहेरिन, हाँ लहठी मैंने शब्द लिखे हैं जो कि मेरे बोलने में नहीं है। लहठी बेचती है, जो मोटा मोटा सांख और पोला होता है, जो मोटा कड़ा होता है वो लहठी होता है। तो लहठी बांटती है और अपना जीवन यापन करती है। एक दिन ये होता है कि बहुत थकी हुई, गर्मी का दिन है, बहुत थकी हुई आती है और एक धीरे सी खाट में सोई हुई है। उसकी छोटी बहन है मदीना। उस्मान जब चला जाता है बांग्लादेश तो वो अपनी जीजा के छोटी बहन के हस्बैंड के पास आ जाती है। दोनों में संबंध तो नहीं है, परंतु चूंकि एक पुरुष चाहिए इसलिए वो सौत बन के नहीं बल्कि बहन बन के उसके घर में रहती है। और मदीना ही है, हाँ मदीना ही के साथ रहते हैं। हाँ, सकीना बेटी है, बाद में सकीना तो हाँ छोटी बेटी सकीना है। मदीना क्या रहती है। एक दिन दोनों चूड़ी बेच के आ रही है, गर्मी है, किसी से लोटे से पानी पी करके कहती दीदी क्या सो गई है, बहुत थक गई है। उकड़ कर लेटी हुई दीदी के बगल में लेट जाती है और दोनों वैसे ही सो जाती हैं। दो बहनों के प्रेम की कथा भी है। दो बहनें सौत के बन करके रही, एक साथ पूरे लहरिया सराय में चलती रही और फिर एक साथ ही मर गई। कभी भी पुरुष को लेकर के, पति को लेकर के कोई कहा सुनी नहीं, कहीं कोई कुंठा क्या कोई कुंठा नहीं। बहुत सुंदर, इतना सुंदर उपन्यास है, मुझे समझ में नहीं आया ऐसा जिक्र आज भी किसी ने नहीं किया और पहले भी कभी किसी ने नहीं किया। उधर उस्मान जब वहाँ बांग्लादेश जा रहा है, बांग्लादेश में जो बंगाली मुसलमान हैं, ये तो यहाँ से गया है, बंगला बोलता है, उनको छांट के उनके प्रति उनको निकाला जा रहा है। ये अपना सब कुछ खत्म करके, मैं कहानी बहुत छोटी कर रही हूँ, छोटी कर करके वापस आता है। जो इसने थोड़ा बहुत सोना, एक गिन्नी रखी हुई है, एक कान के छोटे से कुंडल रखे हुए हैं, कुछ सोना लेकर के अपने नेफे में, नेफा शब्द निकला रहा है, पैजामा होता है, पैजामे में डाला डालते हैं, नेफा कहा जाता है। अब तो नेफे नहीं तो इलास्टिक होता है, तो नेफे में छुपा करके ले आता है और आके उसी लहरिया सराय में आता है। कहानी अब यहाँ से शुरू होती है। ये जितना मैंने सुनाया आपको, ये तो नेपथ्य है। मदीना उसकी बेटी होती है, जब उसको मारता है उस समय वो गर्भ में होती है। गर्भ के लिए भी बहुत सुंदर शब्द है औदर।
औदर में होती है। औदर माने घर, गर्भिणी स्त्री को छोड़ करके हो जाता है। बाकी बाद में उसको पता चलता है कि इसकी एक बेटी है। उस्मान बांग्लादेश में जाकर के विवाह कर लेता है, बच्चे कर लेता है, परंतु जब लड़ाई होती है तो सब छोड़ करके फिर वापस आता है, उसी लहरासराय में आता है, ढूंढता है, एक मस्जिद के बाहर बैठा रहता है। जो कोई मस्जिद में क्या होता है कि कोई जैसे हमारे यहाँ मंदिर होता है या गुरुद्वारे होते हैं, तो वहाँ बैठे तो कोई ना कोई खाने को दे देगा। ऐसे वही मस्जिद के बाहर बैठ कर के बैठा होता है, लोग कोई खाने के लिए देते हैं। वो सोचता है कि इसी गांव में कहीं हसीना तो होगी, इसी गांव में कहीं मेरी मदीना तो होगी, मदीना मतलब मेरी बेटी तो होगी। परंतु इतने सालों के बाद वो पहचान तो नहीं पाता है। धीरे धीरे चलता 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 एक घर में रुकता है, कहता है कि बाबा क्या है कि बहुत प्यास लगी है, पानी पीता, कुछ खाओगे? हाँ, मैं थोड़ी सी मूढ़ी दे दे। ये मूढ़ी नहीं, खिचड़ी के लिए शब्द है उसमें। खिचड़ी कहती खिचड़ी खाओगे? खिचड़ी एक शब्द दिया है उसमें। वो कहता है कि मैंने कहीं लिखा है खिचड़ी के लिए। मैं सोचती थी आप लोगों को उन शब्दों से भी परिचित कराऊं जो शब्द इसने लोग इसे लिए हैं। और वो वहाँ पे जाता, फिर वापस जाता है। एक दिन ऐसे ही उसको काम है सकीना को कहीं, वो कहते हैं कि बेटा मैं बहुत थक गया, बैठा रहूँगा बेटा कि बाबा किसने आपसे कहा कि तुम चले जाओ, यहीं बैठे रहो, अकेली जा लो। जब मैं अपने लिए अपनी और अपने खाना बनाती हूँ तो तुम्हारे लिए बना दूँगी। इधर सकीना का जो पति है उसका नाम जैकब, वो जैकब अरब चला गया। अरब चला गया। लेकिन मेरी समझ शक्ति बहुत तेज है भाई। मैं इसमें 73 साल की हूँ, पर मैं भगवान सरस्वती को धन्यवाद देती हूँ कि मुझे मेरा ऐसा जब कहानी सुनाती हूँ तो मुझे हसीना दिखाई देती है। जैकब अरब चला जाता है और सकीना भी अपनी माँ की तरह एकाकी जिंदगी जी रही है। वो वहीं पर रहने लगता है और कहता है कि तू क्या करती है कि मैं लहेठी बनाती हूँ और घर कहते हैं कि चल वो कहीं जाती है एक दिन कुछ सामान लेने के लिए, तो ये घर में बैठा हुआ है और कहता है कि चलो आज मैं क्या करूँ, खाली बैठा हुआ हूँ, मैं भी लहेठी बना लेता हूँ। चूँकि लहेठी बनाने का काम उस्मान का बाप करता था बहुत अच्छा, तो ये भी वहाँ पर बैठ कर के सकीना के घर में बैठ कर के लहेठी बनाता है। सकीना घर में आती है, कहते बाबा आपने ये कहाँ सीखा? कहाँ बेटा ऐसे ये नहीं बताता है कि ये मैंने अपने बाप से सीखा और ये मैं तेरा बाप हूँ। धीरे धीरे पहचान लेता है कि मेरी बेटी है, उसे कहानी सुनता है, वो बताता है कि मेरी माँ हसीना थी, ऐसे ऐसे ही। बाप को कहता तेरा बाप तो बहुत दुष्ट रहा। नहीं, मेरा बाप दुष्ट नहीं था, मेरा बाप चला गया था। मेरी तेरी माँ बहुत गाली देती रही होगी अपने पति की। नहीं, मेरी माँ तो अपने पति से बहुत प्यार करती। कहीं भी उषा किरण खान ने कोई भी नेगेटिव अप्रोच इस कहानी में नहीं। उस्मान चला गया है, हसीना ने स्वीकार कर लिया। उस्मान वापस आ रहा है, सकीना स्वीकार कर रही है। अपने पिता के रूप में उसको या एक बुढ़े के रूप में उसको बाबा बोल रही है तो भी स्वीकार कर रही है। जब भी हसीना का जिक्र उस्मान करता है तो वो ये नहीं कहती कि मेरी माँ बहुत दुखी थी, मेरा बाप तो बहुत बदमाश था, वहाँ चला गया, दूसरी शादी, कुछ नहीं। कहता है कि मेरी माँ बहुत दुखी थी, बाबा के बारे में मैं नहीं जानती। कहानी आगे बढ़ती है और जो ये लहठी वो बनाती है, वो जब लोगों के घरों में जाती है लहठी, तो बिहार की सरकार कहती इतनी सुंदर लहठी तो हमने आज तक देखी नहीं है। तो चौधरी के घर में बेची जाती है। ये लहठी इसलिए बनाई गई है, ये तो उस जमाने में हसीना का जो पिता था वो बनाता था। वो कहते कि क्या हसीना सकीना आके के बूढ़े को बताती है, उस्मान को बताती है, कहती कि उस सेठानी का कितनी पारखी नज़र है कि आज भी उस जमाने की लहठी को अब भी पहचान ली है। बिहार सरकार 15,000 रुपये महीने का वजीफा लगाती है, एक सार्वजनिक समारोह होता है और सकीना का नागरिक अभिनंदन होता है। बहुत सही। इधर अभी और है, थोड़ा सा है बस। इस बीच घर में पैसे आते हैं। सकीना का बेटा असमत, सकीना का बेटा असमत, मैं आपकी तरफ देख रही हूँ कि आपने नया पढ़ा है। सकीना का बेटा असमत है, वो घबराने वाले नहीं है, आप बोल दीजिए। वो सकीना का बेटा असमत है। वो कहता है कि माँ ऐसा करते हैं, अपने घर को थोड़ा सा सुंदर कर लेते हैं, आंगन बना लेते हैं, दुकान खोल लेते हैं। उस दुकान का नाम लिखा जाता है
हसीना मंजू। क्या बात। बहुत वाह, बहुत मार्मिक और बहुत ही बहुत अद्भुत। बहुत सुंदर। और अद्भुत। देखिए इस कहानी में जो स्त्री सशक्तिकरण भी है, स्त्री का अपने पैरों पे खड़ा होना भी है, इतनी बारीकी से, बहुत बारीकी से किसी एक दो लाइन में हिंदू मुसलमान के बारे में कहा गया है। हिंदुओं के विरोध में नहीं, मुसलमानों के विरोध में नहीं कहा गया है। ये कहा गया है कि देश की परिस्थितियां ऐसी हैं कि वो वहाँ जा रहा है, फिर वहाँ से वापस। ठीक है, मैं पहाड़ी होती, आप पहाड़ी होते तो मैं ठीक जी ठीक थी ना। अब दूसरा भामती का जिक्र सबने किया, पर मुझे लगा है कि भामती को मैंने कंठाग्र